हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज़ ऑन मशीन लर्निंग। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था मशीन लर्निंग पे पूरी सीरीज़ बनाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है हम लोग पूरा स्टार्ट से एंड तक देखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का ये डेफिनेशन मैंने चैट जीपीटी से उठाया है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है मुझे, इसलिए इसी को हम लोग रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, ये एआई का एक ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर जो होता है, जो कि प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है, बेसिकली इनपुट और आउटपुट इन दोनों के अंदर का रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के अंदर का रिलेशनशिप मतलब क्या, जैसे कि एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हो तुम सपोज़। तो एडिशन के प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि तुम लोगों को एक इनपुट दिया रहेगा और उसके साथ में तुम लोगों को लॉजिक दिया रहेगा कि दो नंबर्स दिए हैं और उसके अंदर एक एडिशन का लॉजिक दिया है, मतलब एडिशन करना है। तो उसके बाद में तुम लोगों को रिटर्न जो करना है वो हो गया रिज़ल्ट, ठीक है। आउटपुट तुम लोगों को एज आउटपुट रिज़ल्ट मिलेगा जो तुम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों दिए हुए होते हैं, लेकिन तुम लोगों को लॉजिक ढूंढना है कि उन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है। वो रिलेशनशिप ढूंढना है और उसके हिसाब से आगे प्रेडिक्शंस भी बनाने हैं, ठीक है। तो ये सब करना है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ये लास्ट वाला जो लिखा है ना, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग मतलब क्या, हार्ड कोडेड लॉजिक। हार्ड कोडेड लॉजिक माने तो कैसे, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम है तो तुमने उसके अंदर लिख दिया लॉजिक कि एडिशन करना है यहाँ पे। तो तुम कितनी भी बार अगर तुम उसको दोगे तो वो सब्सट्रैक्ट करेगा ही नहीं। उसको कितने भी बार नंबर दोगे तो वो सिर्फ ऐड ही करेगा, वो सब्सट्रैक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लॉजिक दे दिया है, उसको रिलेशनशिप पता है। तो उसके बाद में वो उसी रिलेशनशिप के अनुसार काम करेगा, वो कोई खुद से दिमाग लगाने का कोशिश या फिर एनालाइज करने का कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि हम लोगों को दिया हुआ है कि दो नंबर्स दिए हैं एज ए इनपुट, जैसे कि 5 और 3 दिया है और आउटपुट दिया है 2, तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रोग्राम जो होगा वो लॉजिक ढूंढेगा। वो एडिशन करके देखेगा, वो आउटपुट अगर मैच कर रहा है तो उसको समझ आ जाएगा कि एडिशन का लॉजिक है। अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो वो एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन करके देखेगा, तब उसे पता लगेगा कि हाँ 5 - 3 दैट इज़ 2, मतलब लॉजिक जो है वो सब्सट्रैक्शन का है। तो दिस इज़ एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, कि तुम लोग लॉजिक जो है वो हार्ड कोडेड कर दोगे तो वो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग बन जाएगा। और अगर तुम लोगों ने लॉजिक हार्ड कोड नहीं किया है तो वो लॉजिक खुद ढूंढेगा। तो ये हो गया एक विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मशीन लर्निंग क्या करता है कि पैटर्न्स ढूंढता है। पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ये ढूंढता है, उसको बोलते हैं लर्निंग लॉजिक। एंड उसके बाद में प्रेडिक्शंस करता है। और एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, यहाँ पे नॉट लिखना रहेगा, लेकिन चलो ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है मशीन लर्निंग। आगे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। वैसे एग्जांपल में तो मैंने बता ही दिया कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि तुम इनपुट के साथ में लॉजिक दे देते हो, जैसे कि नंबर दे दिए ए और बी और साथ में लॉजिक दे दिया कि एडिशन करना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा भाई, ये दोनों का जो होगा इनपुट को लेगा, उस पर लॉजिक अप्लाई करेगा और आउटपुट दे देगा। मतलब नंबर जो तुमने दिए हैं 5 + 2, तो वो हम लोगों को क्या क्या देगा, दोनों का एडिशन करके 7 आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता, तुम लॉजिक देते नहीं हो, तुम इनपुट देते हो, आउटपुट देते हो, और कंप्यूटर क्या करता है इन दोनों के ऊपर एनालिसिस करता है और लॉजिक ढूंढ लेता है और उसके बाद में प्रेडिक्शंस करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का काम क्या है कि रिलेशनशिप ढूंढना, लॉजिक ढूंढना। तो ये होता है मशीन लर्निंग के अंदर। अब समझ में आ गया इतना, ये हाई लेवल था, जितना भी था डिज़ाइन पूरा हाई लेवल था। तो इसके अंदर हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे कि ये करते कैसे है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, तो काफ़ी फेमस एग्जांपल्स है यार, जैसे कि इमेज रिकग्निशन हो गया, एनएलपी हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, ऑटोनॉमस व्हीकल्स वगैरह वगैरह। ये सब पढ़ लो, काफ़ी मिल जाएगा, गूगल पे देख लेना, ठीक है। मशीन लर्निंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, क्यों इस्तेमाल होता है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैटर्न, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो काफ़ी, जहाँ पे तुम लोगों को पता नहीं है कि रिलेशनशिप कैसा है इनपुट और आउटपुट के अंदर, तुम लोगों को वो रिलेशनशिप ढूंढना है, उसके बाद में प्रेडिक्शंस करना है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यहाँ पे कि तुमको लॉजिक ही नहीं पता, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ कोर्स होगी ना। तो वो हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैटर्न्स।
दूसरा होता है लार्ज डेटा सेट, जहाँ पे तुम्हारे पास डेटा ही डेटा है, पागलों की तरह डेटा है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि तुम्हारा हाउस प्राइस रिकमेंडेशन, मतलब हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला प्रोग्राम है सपोज़। तो उसके अंदर क्या होगा कि तुम लोगों को एक घर का पूरा दिया होगा, कारपेट एरिया कितना है, उसके बाद में कितनी साइज़ का है, बाथरूम्स कितने हैं, ये दिया हुआ है। तो डेटा जो है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, तो उसके ऊपर तुम हार्ड कोडेड लॉजिक लगा नहीं सकते, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे। जैसे कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है तो तुमको पता होना चाहिए कि कारपेट एरिया कितना है, साथ में उसके अंदर बाथरूम्स कितने हैं, रूम्स कितने हैं, ये सब पता होना चाहिए। साथ में पता होना चाहिए कि विंडोज़ कितने हैं, है ना, एरिया कौन से लोकेशन में है, प्राइम लोकेशन में है या फिर झोपड़पट्टी में है, मतलब कहीं पे भी वो सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। तो ये हो गया डेटा सेट बदलना, काफ़ी सारा डेटा सेट जो कि चेंज भी होता रहता है। तो लार्ज डेटा सेट है तो मशीन लर्निंग इस्तेमाल कर लो, है ना। अगर फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी है तो वो अडेप्ट भी करती आनी चाहिए। अगर आपको आगे लगा कि लोकेशन का भी तुम लोगों को ऐड करना है कि किस एरिया में किस लोकेशन पे वो घर है जिसके एनालिसिस कर रहे हो तुम, तो वो भी एक फैक्टर कंसिडर होना चाहिए। तो वो अडेप्टेबिलिटी काफ़ी इजी हो जाती है मशीन लर्निंग के साथ में। फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफ कोर्स होती है यार, है ना। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स भी होते हैं, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, यार ये काफ़ी बोरिंग सी चीज़ है, थेरी है। लेकिन नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स तो ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया उसी को पकड़ के चलते हैं। तो अगर किसी बहुत इलीट एरिया में, इलीट लोकेशन पे तुम्हारा अगर घर है, तो उसका प्राइस हाई होगा, भले ही उसका कारपेट एरिया छोटा हो। लेकिन कहीं नॉर्मल जगह पे होगा तो उसका नॉर्मल एवरेज प्राइस होगा। दोनों को कंपेयर करो तो उनका रिलेशनशिप अलग अलग आएगा ना। एक का रिलेशनशिप काफ़ी हाई लेवल पे प्रेडिक्ट कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो नॉर्मल है। तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। तो ये हो गया मशीन लर्निंग का एक और रीज़न कि क्यों यूज़ करना चाहिए। एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे तुम लोगों को, क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता तुम लोगों को, तो एम्बिग्विटी तो तुम्हारे दिमाग में है ही, है ना। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग इस्तेमाल होता है। चलो आगे जाते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा तुम लोगों को इसके बारे में। देखते हैं रिलेशनशिप क्या है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर एक और छोटा सर्कल है जो कि है डीप लर्निंग, ठीक है। तो डीप लर्निंग जो होता है, अब तुम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ बेसिक से आए तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कंसेप्ट आ जाते हैं। तो डीप लर्निंग के अंदर आ जाता है काफ़ी सारा तुम्हारा स्टैटिस्टिकल नॉलेज, जो कि ज़रूरी हो जाएगा अगर सीखना है तो। मशीन लर्निंग के अंदर अगर तुम लोगों को इतना ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं पता तो भी तुम प्रोग्राम्स लिख सकते हो, बना लोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तुम लोगों को अगर पता चल गया बना सकते हो, ठीक है। डीप लर्निंग में वैसा नहीं चलेगा राजा। डीप लर्निंग के अंदर तुम लोगों को प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि रेलू फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन, है ना, ये सारे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे पहले, क्योंकि मशीन लर्निंग इज़ कंपैरेटिवली ईजी, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। तो ये तीनों तुम लोगों को रिलेशनशिप तो पता चल गया। एआई के अंदर उसका बच्चा है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर उसका बच्चा है डीप लर्निंग, ठीक है। तो इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती हैं। डीप लर्निंग क्या करता है भाई, ये मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और एक आउटपुट देते हैं, है ना। तो ये ऐसा काम करता है, डीप लर्निंग ब्रेन की तरह काम करने की कोशिश करता है। इसका एग्जांपल हो गया इमेज रिकग्निशन सिस्टम, इमेज रिकग्निशन बोलो या फिर इमेज प्रोसेसिंग बोलो, एनालिसिस बोलो, है ना, इमेज एनालिसिस सही रहेगा, डेटा एनालिसिस हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई कि डीप लर्निंग के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है, जो हमने देखा अभी डेफिनेशन के, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर का रिलेशनशिप ढूंढ लेता है और फिर प्रडिक्शंस करता है ना। तो उसके ऊपर लॉजिक बना लेता है, उसके ऊपर ट्रेन करता है और उसके बाद में उसके ऊपर से हम लोगों को प्रडिक्शंस देता है बेसिकली। इसका एग्जांपल क्या होगा, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, है ना। क्या होगा, पहले ये जो थे एलेक्सा और सीरी काफ़ी बेसिक लेवल के मॉडल थे, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने उसको ट्रेन कर दिया, काफ़ी यूज़ कर कर के वो ट्रेन होता गया।
तो वो जैसे हम लोग उसको इनपुट देते हैं और उसको आउटपुट मांगते हैं, जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे लिए पर्टिकुलरली एक्स वाई जेड कोई गाना बजा दो, तो उसको तुम लोगों ने इनपुट दे दिया और उसको आउटपुट पता है कि उसको कौन सा गाना देना है। तो वो कोई रिलेशनशिप ढूंढेगा कि उसको गाना अगर बजाना है तो कौन सी वेबसाइट से उठा के लाएगा, क्या आएगा, वो तुमको कुछ नहीं पता, तुमको लेना देना भी नहीं, तुमको क्या चाहिए, गाना चाहिए। तो वो मशीन लर्निंग का ही काम है, ठीक है, कि वो रिलेशनशिप ढूंढ के उसके अंदर प्रोसेसिंग, वो चाहे जो जो भी करे भाड़ में जाए उधर, मेरे को आउटपुट चाहिए भाई, इसका रिलेशनशिप है, आगे जाके मेरे को कुछ प्रेडिक्शन करवाना है तो वो मेरे को सही से आना चाहिए। तो दैट इज़ मशीन लर्निंग। सो इसका एग्जांपल हो गया एलेक्सा, सीरी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई ये थोड़ा एडवांस है। इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन की तरह एक्ट करने का काम करता है जो प्रोग्राम होता है वो बोलता है कि मेरे को नहीं करना प्रेडिक्शन, मेरे को ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट नहीं करना, मेरे को सीधा ह्यूमन की तरह एक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल कैसे हो गया, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई कार्स, जो होता है टेस्ला वेस्ला है, तो वो हो गया भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि क्या ह्यूमन करता है ना ये काम, गाड़ी चलाना क्या करता है, आज तक तो आदमी ही करता था, मतलब इंसान ही करते थे बेसिकली। तो एआई ने क्या किया भाई, ह्यूमन गाड़ी चला रहा है, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, सो दैट्स व्हाट एआई डिड। तो ह्यूमन की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है, ज़्यादा खींचता नहीं हो, आगे जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या क्या टाइप्स है। पहले तो मशीन लर्निंग के 4 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है सुपरवाइज, दूसरा होता है अनसुपरवाइज, तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज, और चौथा होता है री एनफोर्समेंट। जैसा कि नाम में लिखा है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, मतलब क्या होता है, वहाँ पे सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र माने क्या, कि तुम लोगों को इनपुट भी दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है, अब तुम लोगों को सिर्फ उन दोनों के अंदर का रिलेशन ढूंढना है। ये हो गया सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज में क्या होगा, सुपरवाइज करने के लिए कुछ नहीं होगा। जैसे कि तुम लोगों को सिर्फ इतना पता है, डेटा दिया हुआ है, तुम लोगों को आउटपुट पता ही नहीं है। तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। अब क्या प्रेडिक्ट करना है, कैसे प्रेडिक्ट करना है, ये सब तुम देखो, मेरे को चाहिए आउटपुट। ये हो गया अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इसके अंदर आउटपुट दिया नहीं जाता, इसके अंदर तुम लोगों को सिर्फ इनपुट दिया जाता है और उसके बाद में बोला जाता है कि तुम इस पर काम करो, मेरे को आउटपुट ला के दो, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब तुम सोच रहे होगे कि तुम इनपुट दे रहे हो और आउटपुट मांग रहे हो, तो वो लॉजिक ढूंढेगा, तो वो लॉजिक सही होगा कि गलत होगा। तो भाई ये क्या होगा ना, ये इसके अंदर का कैच है। बात ऐसी है कि तुम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर कंपेयर कर सकते हो कि तुम लोगों को जो आउटपुट मिला वो एक्चुअल आउटपुट जो है उसके साथ में, क्योंकि आउटपुट तो तुम्हारे पास में है ही, तो तुम अगर कोई डेटा दोगे तो उसका एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। तो तुम चेक कर सकते हो कि जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो सही है कि नहीं है। लेकिन अनसुपरवाइज में वो फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग उसको आउटपुट देते ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो भी प्रेडिक्ट करेगा हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये सही है, ठीक है। तो और वो कुछ भी आउटपुट गलत नहीं देता है, क्योंकि मशीन लर्निंग सोच समझ के ही बनाया गया है, ठीक है। तो सेमी सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज में क्या होता है कि भाई कुछ डेटा जो होगा वो डेटा लेबल होगा, कुछ डेटा जो होगा वो लेबल नहीं होगा। मतलब कैसे, कुछ डेटा जो तुमने दिया है उसके कॉलम्स के नाम तुम लोगों को पता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर कुछ डेटा है जिसके जिसके साथ में तुमको आउटपुट दिया गया है और कुछ डेटा है जिसके साथ आउटपुट दिया नहीं गया है, मतलब मिक्स डेटा है तुम्हारा। तुम्हारे पास में आधे डेटा के साथ में आउटपुट है और आधे डेटा के साथ में आउटपुट नहीं है। तो तुम क्या करोगे ऐसे टाइम पे, सुपरवाइज यूज़ करे तो उसको आउटपुट लगता है, अनसुपरवाइज यूज़ करे तो उसको आउटपुट नहीं चाहिए। तो दोनों का ये मिक्सचर है, ठीक है। आधा डेटा आउटपुट के साथ, आधा डेटा बिना आउटपुट के साथ। तो ये हो गया सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और फिर आता है री एनफोर्समेंट। री एनफोर्समेंट थोड़ा एडवांस लेवल है। इसके अंदर क्या होता है कि तुम लोगों को रियल टाइम इनपुट, डेटा ही नहीं होता है इसके अंदर, रियल टाइम डेटा आता है। तुमने एक मॉडल बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया, कोई डेटा है वो रियल टाइम आ रहा है और वो उठा के उसके ऊपर प्रोसेस करके ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे प्रेडिक्शंस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, जैसे कि पीछे एक बार एक एरोप्लेन था जो वो बनाया हुआ था रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग डाला था। तो उसको इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि वो ऑटोमेटिकली उसको टारगेट देते थे और वो जाता था, रियल टाइम टारगेट उसको दिखा तो वो उसको हिट करने की कोशिश करता था। जब वो हिट करता था तब उसको वो पॉइंट्स दे देते थे, और अगर मिस कर देता था तो उसके पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स घटा लेते थे।
तो इससे क्या होता था कि वो अलगोरिदम खुद सीख रहा था कि अगर मैं हिट कर रहा हूँ तो मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं, और अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मेरे पॉइंट्स काट ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है बेसिकली, कि तुम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, मशीन लर्निंग को और जो अलगोरिदम है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो वो उसके ऊपर से वो सीखता है कि भाई मैंने क्या प्रेडिक्ट करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो सही है, वो प्रोसेस सही है, उसी को मैं फॉलो करूँगा। अगर वो नहीं है तो वो उसके अंदर चेंजेस करता चला जाएगा और सीखता चला जाएगा जब तक उसको बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो ये सुपरवाइज के अंदर और भी टाइप्स आता है, रिग्रेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। रिग्रेशन मतलब क्या, कि कोई लीनियर रिलेशनशिप होता है जिससे तुम लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो कि जैसे स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में की प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो एक लीनियर रिग्रेशन हो गया, है ना। तो हालांकि मैं बहुत आइडियल एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि नॉन न्यूमरिक डेटा हो गया, उसके ऊपर तुम लोग काम करते हो बेसिकली। अगर तुम्हारा ऐसा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर के तुम लोगों को हर सिटी में रहने वाले अलग अलग करने हैं वगैरह वगैरह, तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासीफाई करता है डेटा को बेसिकली दो या फिर उससे ज़्यादा टाइप्स के अंदर। तो ये हो गए सुपरवाइज के दो टाइप जो कि मेजर टाइप्स है। अनसुपरवाइज के अंदर चार टाइप्स आते हैं। एक होता है क्लस्टरिंग, दूसरा होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, तीसरा होता है एनोमली डिटेक्शन, और चौथा होता है एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग। काफ़ी लंबा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एसोसिएशन लिखा है मैंने। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि क्लस्टर्स बना लिए जाते हैं डेटा के। ये थोड़ा ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी डीप में जा रहा हूँ, लेकिन ये आगे जाके और डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि क्लस्टर्स बना लिए जाते हैं। जैसे कि एक क्लस्टर हो गया मेरे कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ का जो लोग पुणे में रहते हैं, एक हो गया जो बेंगलोर में रहते हैं, तीसरा एक क्लस्टर हो गया जो कि नोएडा में रहते हैं, चौथा है कोई और क्लस्टर हो गया, है ना, कोलकाता या फिर कहीं और का, राजस्थान का हो गया जब सपोज़। तो ये सारी क्लस्टरिंग जो होता है ये क्लस्टर्स बनाता है, और जो भी डेटा आएगा आगे उसको प्रेडिक्ट करना होगा तो वो उसके नियरेस्ट क्लस्टर में उसको इंक्लूड कर देता है, ठीक है। चौथा हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो भाई डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि तुम लोगों को कोई डेटा दिया हुआ है बेसिकली, तो उस डेटा के अंदर तुम लोगों को डायमेंशंस को रिड्यूस करना है, कॉलम्स को मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास में हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एक मॉडल है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का प्रोग्राम बनाना है तुम्हें, और तुम्हारे पास में एक एरिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रूम्स है, उसके बाद में नंबर ऑफ़ बाथरूम्स है, और तीसरा है कारपेट एरिया या फिर स्क्वायर फीट हो गया सपोज़। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रूम्स और नंबर ऑफ़ बाथरूम्स को अगर तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, हटा दो उसे, क्योंकि कारपेट एरिया पूरे घर का ही होगा ना, तो रूम और बाथरूम वगैरह मिला के ही कारपेट एरिया बनेगा या फिर स्क्वायर फीट बनेगा। तो वो हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, कि तुम लोगों को जो ऐसे कॉलम्स है जो कि ज़रूरी नहीं है उनको छाट देना है, निकाल देना है उन लोगों को। इससे क्या होता है कि इससे तुम्हारा एल्गोरिदम और अच्छे से प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई ना, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई तो उसको प्रोसेसिंग करने में ईजी जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। उसके बाद में होता है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन में क्या होता है कि कोई एनोमली है तो वो डिटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी है, वो आया, उसके हाथ में एक बैग है, वो आके एक जगह पे बैठा बेंच पे बैग लेके, और उसके बाद में उठा और बिना बैग उठाए चल दिया। तो ये तो एनोमली हो गई, क्योंकि लोग जनरली जहाँ पे भी जाते हैं अपना सामान लेके जाते हैं, और वहाँ पे बैठे भी, तो उसके बाद में उसने लेके जाना चाहिए। वो अगर छोड़ के गया है तो कुछ एनोमली हो गई, कुछ गलत हो गया। तो वो देख के वो डिटेक्ट करेगा कि ये आदमी ने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। या फिर कुछ ऐसा हो गया कि रास्ते में सारे लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं, रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं, और अचानक से कोई भागने लग जाए, तो फिर ये तो एनोमली हो गई ना, कुछ गड़बड़ हो गई कि अचानक से कोई क्यों भाग रहा है, कुछ तो गलत हुआ होगा, कोई किसी ने उसका पर्स मार दिया होगा, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो भाग रहा है। तो ये हो गया एनोमली डिटेक्शन सिस्टम, कि आप नॉर्मल चीज़ डिटेक्ट करता है ये हो गया एनोमली डिटेक्शन। उसके बाद में एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी वजह से मशीन लर्निंग काफ़ी बूम में आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये क्या था, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, वो था वॉलमार्ट वाला। कि इन लोगों ने क्या किया था कि वॉलमार्ट ने एसोसिएशन रूल बेस के ऊपर एक फॉर्मेट निकाला था कि जो बेबी डाइपर्स होते हैं उसके साथ में बियर रख दो, मतलब बेचने के लिए, जो उनका शॉपिंग मॉल होता है जहाँ पे बेबी डाइपर्स का एक सेक्शन होता है उसके पास में बियर रख दो, क्योंकि वो ज़्यादा बिकते हैं साथ में।
तो ये उन लोगों ने एनालाइज़ किया था वो जो पेमेंट रिसिप्ट्स आती है ना उनके ऊपर से, कि जो लोग बेबी डाइपर्स ख़रीद रहे हैं वो लोग बियर भी ख़रीद रहे हैं। तो ये तुम लोगों को लग रहा होगा कि रिलेशन कुछ है ही नहीं है ना, क्योंकि बेबी डाइपर को का और बियर का क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिक रहा था। तो ये हो गया एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग की, ये कुछ ऐसा रूल बनाता है, कुछ ऐसा निकाल के लाता है कि इस चीज़ के साथ ये चल रहा है, इस चीज़ के साथ ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है। तो ये होता है एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे टाइप देख लिए, तुम्हारा दिमाग पक गया होगा। थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं एमएल वर्कफ्लो, है ना। तो मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो क्या होता है, बेसिकली डेटा, पूरा जो एआई मशीन लर्निंग वगैरह सब है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा। ये डेटा क्या करेगा, पहले तो कलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, डेटा हमारे पास होना चाहिए तभी तो उसके ऊपर काम करोगे। तो डेटा कलेक्शन सबसे पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में डेटा प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि डेटा को क्लीन करो भाई, साफ़ सफाई करो। ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए कि नल वैल्यूज़ आ गई बीच में, है ना। नल वैल्यूज़ आ गई तो क्या होगा, अलगोरिदम बोलेगा कि यार मैं तो मांग रहा था इससे, इसने तो दिया ही नहीं मेरे को, ये बोल रहा है कि नल है, वैल्यू ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा अलगोरिदम। तो ऐसा डेटा क्लीन होना चाहिए, सारे नल वैल्यूज़ हटा दो वहाँ पे, या फिर ज़ीरो डाल दो, या फिर कुछ और डाल दो, या फिर हटा ही दो पूरी तरह से। तो ये हो गया प्री प्रोसेसिंग। तो मतलब सिर्फ नल वैल्यूज़ का नहीं, काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही बोलूँगा मैं तुम लोगों को, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है, लेकिन ठीक है वो बाद में देखेंगे। मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए है उसमें से कोई एक मॉडल उठाने का, उस मॉडल के ऊपर वो डेटा को डालो, ट्रेन करो। ट्रेन करने के बाद में इवैल्यूएशन, कि भाई ट्रेन होने के बाद में ये वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो टेस्ट करो, मतलब बेसिकली टेस्टिंग करने का। टेस्टिंग करने के बाद में होता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के अंदर तुम लोग उसको लाइव करोगे, उसके अंदर कोई इनपुट दोगे और उसका आउटपुट निकालोगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक बेसिक वर्कफ्लो। ऐसे ही काम करता है मशीन लर्निंग का हर एक एल्गोरिदम, ऑलमोस्ट हर एक एल्गोरिदम। उसके बाद में देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ही बकवास स्लाइड है, मेरे को ऐड करना भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब ठीक है ऐड कर दिया मैंने। हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, बहुत है बहुत है, इतने हैं दिमाग फट जाएगा, गूगल कर लो। हेल्थ केयर के अंदर इस्तेमाल होगा, फाइनेंस में, हर जगह पे मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इतना पॉपुलर है भाई। तो यही था आज के वीडियो के लिए, पहला वीडियो थेरी वीडियो था, थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन अगले वीडियो से हम लोग थोड़ा और थेरी देखेंगे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, थेरी कंप्लीट करके हम लोग प्रैक्टिकल्स के ऊपर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।